हिमाचल में जो हो रहा है, कांग्रेस के अंदर जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, राज्यसभा की एक सीट का फैसला होना था, लेकिन यहां तो राज्य की गद्दी का ही एक संकट आ खड़ा हुआ है। जिस समय सबसे बड़ी लड़ाई चल रही हो, 3 राज्य महज बचे हुए हैं, उनमें से भी नॉर्दर्न इंडिया और इधर की तरफ बात करें तो अकेला राज्य है और उसके अंदर सरकार जाने की जंग चल रही है। इस वक्त किससे, जो कि पार्टी के आइडियोलॉग तो एक हो गए हैं, वही जो यात्रा निकाल रहे थे और अचानक यात्रा निकालते निकालते उन्होंने पैदल और ट्रक पर चलते चलते एक प्लेन पकड़ लिया और वो वहां उन छात्रों को जो कैम्ब्रिज में है, जो हमारी जानकारी है, बाकी तो बाद में जो आएगा वो अलग आएगा, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक वो वहां छात्रों को संबोधित करने गए हैं। उनकी पार्टी को अब इस समय कौन संबोधित कर रहा है? पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि गांधी परिवार सीधे सीधे राज्यों में गुटबाजी के लिए जिम्मेदार है। कोई गुट आपका राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, तो कोई गुट प्रियंका गांधी से जुड़ा है, कोई उनकी टीम के अलग अलग मेंबर से जुड़ा है। आपने देखा है कि सुक्खू को मुख्यमंत्री बनते समय कितने ढेर सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अभी भी आप देखिए, ये जो स्थिति आई है वो एक दिन में नहीं आई है। 1 साल तक आपने अपना कैबिनेट विस्तार नहीं किया, आपने अपना चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नहीं बदला। आपने देखा, प्रतिभा सिंह ने इस बात की शिकायत की कि जब आप 1 साल का सेलिब्रेशन करते हैं धर्मशाला में, तो आप प्रदेश अध्यक्ष को अपनी पार्टी के न्योता तक नहीं भेजते, उनको सूचित तक नहीं करते हैं। राजेंद्र राणा की बात हो रही थी, ठीक है, जो लोग क्रॉसओवर किए उसमें विक्रमादित्य नहीं थे, तो उसमें राजेंद्र राणा भी नहीं थे। तो अब ये बात बहुत गंभीर होती जा रही है पुनीत साहब। और ठीक है कि आप 15 आदमी बाहर निकाल के अपना बहुमत साबित कर लेंगे। ये भी सही है कि अगर 6 लोगों को अयोग्य साबित कर दिया जाएगा तो भी कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत साबित, जो जो लोग क्रॉसओवर किए हैं उनको अगर आपने अयोग्य साबित कर दिया तो भी आप अपना बहुमत रिटेन कर लेंगे। पर अब ये बात 6 लोगों और 9 लोगों के कहीं ज्यादा बियॉन्ड जा रही है। और जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, अब जाहिर है कि वहां एक लंबे समय तक वीरभद्र सिंह की एक लेगेसी रही है। इतने लंबे समय तक वो वहां पे, वहां की राजनीति पे, केवल सत्ता में नहीं, केवल वहां की राजनीति पे इस कदर छाए रहे हैं कि अब आपको विक्रमादित्य से भी दिक्कत आ रही है, प्रतिभा से भी दिक्कत आ रही है, राजेंद्र राणा से भी दिक्कत आ रही है, तमाम तरह से दिक्कतें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आप एक तो गांधी परिवार इस पे सीधे सीधे गुटबाजी के लिए जिम्मेदार है, और दूसरी बात ये कि गांधी परिवार अब पहले की तरह वोट कैचर नहीं रह गया। अगर हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुई है उसमें न राहुल गांधी का कोई योगदान है, न सोनिया गांधी का, न प्रियंका गांधी का। तो जब आप केंद्र के जो नेता होते हैं, जो शीर्षस्थ नेता होते हैं, जब वो वोट कैचिंग अपनी कैपेसिटी खो देते हैं, तो हाई कमांड ना हाई रह जाता है और कमांड में तो डेफिनेटली नहीं रहता है पुलिस। अनुपम जी, एक और बात है, इनमें से ज्यादातर जो विधायक हैं टूटे हुए, उनमें से 6 विधायकों का रिश्ता उस संसदीय क्षेत्र से आता है जिससे केंद्रीय आईबी जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। क्या आपको लगता है कि एक नए और हम लोग बीजेपी के एक और ऐसे नए चेहरे को देख रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी और इसके साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा की कड़ी में एक और जुड़ता हुआ दिख रहा है आपको, अगर हम इस ऑपरेशंस को देखें जितना प्रिसाइजली किया गया? नहीं, देखिए पुनीत साहब, अनुराग ठाकुर एक महत्वाकांक्षी नेता हैं, उनकी अपनी लीगेसी है और वो मान के चलते हैं कि ये सब हमारा प्रदेश है और मुझे मुख्यमंत्री होना है एक दिन। आप उनसे व्यक्तिगत बातचीत में देखें, और जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को सिद्ध भी करना चाहते हैं। वो लगातार इतना हाइपर एक्टिव रहते हैं। उनको प्रधानमंत्री का सपोर्ट समय समय पे हमने मिलते देखा है। उनको उनको पीएम ने किसी हद तक प्रोजेक्ट किया है, बढ़ाया है, उठाया है। और ऐसे में अगर वो अपने क्षेत्र में इस तरह का ऑपरेशन लोटस चला रहे हों, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, एक बात अनुपम सर, अगर हम इसको ये देखें कि कांग्रेस यहाँ हिमाचल में, चलिए देख लेते हैं कि एक वो है, वहाँ प्रियंका गांधी ने भी कहा कि ये सब जनतंत्र, उसका जनादेश का अपहरण करना या इस तरह की बातें की गई हैं। वहीं उलट वो जब कर्नाटक में ये कर रहे होते हैं तो उसमें नहीं आता है कोई इस तरह का कोई इशू, तमाम चीज़ें जो बातें की जाती हैं उसमें दिखाई देती है या नहीं? और दूसरा कि क्या कांग्रेस के लिए ये एक
जाने वाला समय है जो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि 24 का चुनाव अब तो चुनाव ही है। आप चुनाव से पहले अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, और ऐसे में आप अगर एक महत्वपूर्ण किला, रसद सेंटर, और जहां से आपका रिइंफोर्समेंट आता है, अगर वो सीट खोते हैं, मतलब वो राज्य खोते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उससे कोई पार्टी को कोई आगे बढ़ने का हौसला दिखता है? आप पहला सवाल क्या था आपका पंडित साहब? दूसरा तो देखिए, मुझे मेरा याद है, पहला पहला क्या था? जो मैंने आपसे कहा कि पहला सवाल ये है कि जिस तरह से ये पूरा चुनाव का वक्त है, और कर्नाटक में अभी प्रियंका गांधी ने बहुत मॉरल ग्राउंड लिया कि जिस राज्य में 25 विधायकों, 40 विधायकों को कैसे तोड़ सकता है, लेकिन जब हमने ये देखा कि कल 2 कर्नाटक में हुए, तो उस पर उन्होंने नहीं कहा। नहीं, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके विधायक टूट रहे हैं तो वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर आप विधायक तोड़ रहे हैं तो वो अंतरात्मा की आवाज है। ये तो कोई, इसमें कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा ऐसा करती रहती हैं। कांग्रेस बाहरी पार्टियों के मुतालिक तो छोड़े, उनके अपने अंदर कितने कॉन्ट्रडिक्शन है आप देखें। कांग्रेस में उनकी वेस्ट बंगाल की स्टेट यूनिट धरने पे बैठी है संदेश खाली को लेके, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुंह से आज तक एक लफ्ज नहीं निकला। उन्होंने जैसे संदेश खाली इस देश में ही नहीं है, उनको मालूम तक नहीं। उनकी स्टेट यूनिट वहां धरना दे रही है। रही बात कांग्रेस के नीचे जाने की, तो आप समझ ले पार्टी के शीर्षस्थ नेता जहां ऊपर नीचे जाते हैं, उतनी तरह उनकी पार्टी भी जाती है। राहुल गांधी को आप देख लें, सीपीआई ने उनको कह दिया कि साहब आप केरल ही छोड़ दीजिए। हालांकि कहने को सीपीआई पिछली बार भी लड़ी थी, पर इस बार डी राजा की पत्नी लड़ रही है। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 15% क्रिश्चियन है, कैथोलिक क्रिश्चियन है, जो अब तक राहुल गांधी के साथ लगे थे, उनको सोनिया के चलते क्रिश्चियन मानते थे। डी राजा की पत्नी जो है वो जबरदस्त है, बड़ी कट्टर कैथोलिक क्रिश्चियन है, और उनका उस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव। यही नहीं, उस इलाके में 45 से 50% मुस्लिम है। और मुस्लिम लीग जो अभी तक इनका यूडीएफ के साथ ही रही है, उसने कह दिया कि साहब जब 50% वहां मुसलमान है तो वहां राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो सीट तो मुस्लिम लीग को मिलनी चाहिए। तो अब अगर वो अमेठी छोड़ चुके, अब वो उनको वायनाड भी छोड़ना पड़े, तो आप सोचिए वो जाएंगे कहाँ। तो जिस पार्टी का शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री पद का अपने आप को उम्मीदवार जो बता रहा हो, जिसके पीछे इतनी 6 पुश्तों की लीगेसी हो, अगर उनका ये हाल है पंडित साहब, तो पार्टी का क्या हाल होगा, इसमें आश्चर्य की बात। अच्छा, आप इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? अगर हम हिंदी बेल्ट पे बात करें, आपसे पूछें कि यूपी में सफाया दिखता है, कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश, वहां उनके पास कोई जगह नहीं दिख रही, क्योंकि उनके लीडर जो शीर्षस्थ लीडर थे, जिनको अभी तक वो नायक मान के कह रहे थे, देखिए हमारे नायक हैं, अचानक उनकी चर्चा जब आने लगी तो कुछ और शब्द आने लगे। दिग्विजय सिंह भी उनके बारे में कुछ कुछ कहने लगे। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाइए तो मैं आपको राजस्थान दिखाई देता है, उससे भी पार कर जाइए तो बिहार में आपके पास क्या है। तो आपको इस पूरे में ये लग रहा है, या बंगाल भी आप देखिए जो मेजर टाउन है, आप आंध्र प्रदेश में भी उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कहीं खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो फिर कांग्रेस आपकी नजर में सबसे ज्यादा कहां दिख रही है आपको, जहां आप उसको देखना चाह रहे हैं? आप कर्नाटक को हिमाचल भी इसमें शामिल कर लें पुनीत साहब, आप हिमाचल भी शामिल कर लें। हिमाचल में तो हमेशा इतना सफा है। आप कर्नाटक का पिछली बार देख लें, वो विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में क्या किस तरह बीजेपी स्वीप करती है। हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी आज एक भी प्रदेश को, अब जैसे वो तेलंगाना अभी जीत के आए हैं, कर्नाटक अभी जीत के आए, पर क्या वो उसे अपना कह सकते हैं? किसी जमाने में इंदिरा गांधी को जब उत्तर में दिक्कत आई थी, तो मेढक और चिकमगलूर गई थी, वो आंध्र प्रदेश गई थी और वो कर्नाटक गई थी। एक सीट उन्होंने आंध्रा से ली थी, और एक सीट उन्होंने बल्कि जो वो मेडक कॉन्स्टिट्यूंसी पहले आंध्रा में थी, अब तेलंगाना में ही आती है, और एक चिकमगलूर गई थी। क्या राहुल गांधी के पास ऐसी कोई सेफ सीट है? अब ये जो वायनाड थी, ये 2004 में जब से बनी तब से लगातार कांग्रेस के पास थी। अब वहां पे आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग ने दावा ठोक दिया, सीपीआई आपको वहां से कर रही है। तो सही पूछे तो कोई आंध्र प्रदेश में देखिए, जगनमोहन रेड्डी आपका अपना आदमी, आपके अपने मुख्यमंत्री का लड़का, उसने आपका वहां से सफाया कर रखा है। ममता बनर्जी आपकी पार्टी से निकली, उन्होंने वेस्ट बंगाल से आपका सफाया कर रखा है। कर्नाटक में आपने विधानसभा चुनाव जीता जरूर है, लेकिन पिछली बार के अगर आप देखें तो आपको नजर आता है कि भाजपा विधानसभा हारने के बाद लोकसभा स्वीप कर लेती है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास अगर एक भी राज्य, ऐसा नहीं कह सकते कि साहब इस राज्य में हम विधानसभा भी जीतते हैं, इस राज्य में हम लोकसभा भी जीतते हैं। एक आध सीटें जरूर थी और रायबरेली जैसी। अब तो मैं देख रहा हूं कि मनोज पांडे के क्रॉसओवर करने के बाद वो भी खतरे।
अगर हम इस पर वापस रहें, इसी पर रहें और ये देखें कि ये जो पूरा इनके साथ सहयोग का जो इन्होंने कोशिश की थी, जो बनाने की कोशिश की थी कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, हम वहाँ आरजेडी के साथ भी हैं, तो कांग्रेस से आपको गलती क्या लगती है? ऐसा मतलब अभी हम लोग नहीं कह रहे रिजल्ट आ गया, लेकिन ये 24 से पहले की वानगी जरूर दिख रही है और आदमी जिस उम्मीद पे बात करता है वो उम्मीद अभी नहीं दिख रही। तो आपको एक गलती मतलब ऐसे तो आपके पास तो आप बताएंगे गलतियां बहुत सारी हैं, लेकिन शुरुआत की गलती कौन सी है जहां से आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मसले से ही साफ हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शंस में लड़ने के लिए जिस तरह का एक समझ जो चुनाव का समझदारी चाहिए कि किस तरह के लोग होंगे, कैसे हम लोग कहां कहां किस राज्य में किसको साथ रखेंगे और हमारे उम्मीदवार क्या होंगे, उसमें कोई चीज आपको दिखाई दे रही है? कोई एक चीज? और शुरुआत कहां से होती है? देखिए, कांग्रेस के एक मतलब मुझसे कोई पूछ रहा था एक चैनल पे, मुझे लगता है शायद आप भी थे उस पे, कि क्या कांग्रेस अपना नैरेटिव सेल नहीं कर पाई क्या? तो मैं पूछता हूँ, नैरेटिव है क्या? क्या है नैरेटिव? आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर घूमते हैं, और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के कहते हैं हिंदू धर्म ही समाप्त कर दो, ये तो कोड़ है। तो नैरेटिव है क्या? आप कुछ दिन पहले मंडल आयोग का विरोध कर रहे थे, आज आप अब जातिगत जनगणना को लेके आप उसको पकड़ के बैठ गए। आपकी मोहब्बत की दुकान कभी, अब जैसे लोग पूछते हैं कि साहब वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या मतलब है, न्याय से कैसे समझा जाए? वो आज तक ये नहीं समझा पाए कि उनकी यात्रा का क्या नैरेटिव है। तो वो, मुझे जो लगता है कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी है कि उनके पास संदेश नहीं है, उनके पास मैसेज नहीं है कि लोगों को क्या बताएं। क्योंकि पिछले 60 साल से सोशल मीडिया के आगमन के बाद 60 साल से एकदम माइक्रोस्कोप लगा के उनकी गलतियां निकाली जा रही। साहब आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। और उपलब्धियां वो इसलिए नहीं काउंट कर पा रहे क्योंकि उपलब्धियां तो वो 60 साल से गिना ही रहे, अब उसको और क्या गिनाएंगे? अब गलतियां निकाल रहे हैं। और आपके पास मैसेज नहीं है कि आपको क्यों चेंज करें, नरेंद्र मोदी को हटा के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए। तो वो आपके पास एक मैसेज नहीं है। मैसेज आपको सेल करना, अपना मैसेज, अपना संदेश जनता तक पहुंचाना तो बात की बात है पुंडी साहब। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास कोई संदेश है ही। आपने इस लाइन को बहुत क्लियरली समझाया कि किस तरह से नैरेटिव को लेकर एक आइडिया भी नहीं बना पाई पार्टी की किस पर जाना है, क्योंकि मोहब्बत की दुकान खोलने से लेके और जाति पूछने तक के महज कुछ महीने के सफर में उनके कार्यकर्ता को कई बार दिग्भ्रमित होना पड़ता होगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अब तो कोई दिख नहीं रही है कांग्रेस, लेकिन मैं जिसको कह रहा हूं कि क्या प्रियंका गांधी जिस तरह यूपी में 2022 में आई थी और उसके बाद फिर दिखाई नहीं दी, आई नहीं, आपको लगता है कि रायबरेली की जनता इस बार उनका इंतजार कर रही है पलक पावड़े बिछाकर? रायबरेली के लिए चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी ने, फिरोज गांधी का जिक्र किया था, उन फिरोज गांधी का जिक्र किया था जिनकी कब्र जहां मैं बैठा हूं वहां से 1 किलोमीटर दूर है, जिसपे कभी कोई मोमबत्ती जलाने नहीं आता, ना उनके जन्मदिन पे, ना उनकी पुण्यतिथि पे। और कहा था कि हमारे परिवार का ख्याल रखिए। उन्होंने अपनी ओपन चिट्ठी में, तो मैं मान के चल रहा था कि प्रियंका गांधी जरूर आ रही हैं। फिर प्रियंका गांधी ने आउट ऑफ द वे जाकर जिस तरह समाजवादी पार्टी से समझौता करा है, क्योंकि राहुल गांधी को फुर्सत नहीं थी, तो इन सब बातों से इस बात को बल मिलता था कि प्रियंका गांधी रायबरेली आ रही है। पर गांधी परिवार की एक आदत है कि वो बड़े सेफ सीट ढूंढते हैं, बिकॉज गांधी कैन नॉट लूज, गांधी हारते हुए नहीं देखे जा सकते। तो ऐसे में आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश से सोनिया गांधी को राज्यसभा जाने का न्योता था, पर वो हिमाचल प्रदेश में समझ नहीं थी, मामला डाइसी हो सकता है, और राजस्थान गई। तो इसी तरह सोनिया, प्रियंका गांधी क्या बदली हुई परिस्थितियों में मनोज पांडे के क्रॉस ओवर होने के बाद क्या यहाँ आना चाहेंगी? अमेठी में आप देखें कि 5 में से 4 विधानसभा पहले से भाजपा के पास है। 5वीं जिसपे वो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो भी अब भाजपा के फेवर में खड़ी नजर आ रही। तो अमेठी और रायबरेली में बहुत बदला हुआ सीन है पुलिस साहब। और इसके चलते देखिए, किसी जमाने में जहां मैं प्रयागराज में बैठा हूँ, यहाँ फूलपुर सीट है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ से लड़ा करते थे, ये भी तो कांग्रेस की घरेलू सीट कहलाती थी। विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ से जीती, जवाहरलाल नेहरू यहाँ से जीते थे। लेकिन आप देखें, उन्होंने इसको धीरे धीरे एकदम छोड़ दिया, एकदम खत्म कर दिया। तो इस बार भी जब उन्होंने, कांग्रेस ने सीट भी ली है, इलाहाबाद में 2 सीट है, तो एक 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 सीट इलाहाबाद है, दूसरी फूलपुर है।
तो उन्होंने फूलपुर वाली छोड़ के दूसरी सीट ली है। ये भी बड़ा अजीब सा है, जो आपकी पारिवारिक सीट है वो छोड़ के आप दूसरी सीट ले रहे हैं। तो ऐसे में अमेठी तो मुझको अब इनके पकड़ के बाहर दिख रहा है। रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी आती भी है पुंडे साहब, तो मैं आपको एकदम विश्वास से कह सकता हूँ कि सोनिया गांधी जैसी आसानी उनको नहीं मिलेगी।